नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में आज एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद थे और मीटिंग थी तेलंगाना को लेकर के, कितनी तैयार है भाजपा उसको लेकर के। जाहिर सी बात है, अभी इसी साल तेलंगाना में राज्य के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद लगाए हुए है तेलंगाना से। अब आप सोचेंगे साउथ का राज्य, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतनी उम्मीद से क्यों है? तो दरअसल ये सारा खेल, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा है कि दिल्ली में मीटिंग हो रही है। बीजेपी बहुत उम्मीद लगाए हुए है कि हम ऐसे लड़ना चाहिए, वैसे लड़ना चाहिए। ये उम्मीद क्यों जग रही है? दरअसल बीजेपी को ये उम्मीद जग रही है आंकड़ों से। पहले मैं आपको आंकड़े बता दूंगा और उसके बाद मैं बता दूंगा कि विपक्षी एकता के लिए क्या संदेश है तेलंगाना से, क्या वो इसमें कुछ बदल सकते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं, पहले आइए उसके बारे में बात करते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं बंगाल की तरह तो नहीं हो जाएगा। मैं नतीजे की बात नहीं कर रहा हूं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी बंगाल में, लेकिन अपना वोट शेयर बनाए रखने में बहुत हद तक वो कामयाब रहे थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी को ये एहसास हो रहा है कि वो तेलंगाना में भी एंट्री मार सकते हैं? पहले तो मैं आपको पश्चिम बंगाल के आंकड़े बताऊं और फिर उसकी तुलना में तेलंगाना से क्यों कर रहा हूं वो बता दूं। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी का वोट शेयर था 44.91%, 44% वोट शेयर। सरकार बना ली ममता बनर्जी ने। बीजेपी का वोट शेयर था महज 10%, 10.16। तो ये माना गया कि ठीक है, एक पार्टी है, वो अभी उस तरीके से वोट शेयर नहीं है उसका, उतनी बड़ी चुनौती बन करके वो सामने नहीं आई है ममता बनर्जी के लिए। 10% वोट शेयर ठीक है, आया गया हो गया, सीटों में वो बहुत ज़्यादा तब्दील भी नहीं हुआ। लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो टीएमसी का वोट शेयर था 43.3% और यही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10% से इतने प्रभावित हुए, उनको लगा 10% आ रहा है, इसको तो स्केल अप किया जा सकता है, और उन्होंने स्केल अप कर दिया। 2019 की जो लोकसभा के चुनाव थे, आपको मालूम है उस समय कैसी गहमा गहमी थी बंगाल में। बीजेपी का वोट शेयर 10% से 40.7% चला गया और नतीजा ये हुआ कि 50-50 लोकसभा के जो सांसद हैं वो हो गए। मतलब जितने लगभग टीएमसी के आए उतने ही भारतीय जनता पार्टी के भी आए। फिर क्या कहना था, जब इतनी सक्सेस मिली तो बीजेपी ने करो ज़्यादा का इरादा किया। उनको ये लगा कि 2021 में अब तो हमारी सरकार बन गई, मतलब 40% अगर आप वोट शेयर ले आए और आप 3 साल में 10% से 40% की ग्रोथ क्लॉक कर रहे हैं, तो इसको अगर आप 50 कर दें तब तो आ गई हमारी सरकार। लेकिन 2021 में तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर के 48.02 हो गया और बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा घटा और 37.97 पर टिका रहा। वोट शेयर की कहानी मैं बता रहा हूं, सीट शेयर की नहीं, क्योंकि इससे आपको अंक गणित समझ में आएगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन बंगाल में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर कुछ ही हद तक गिरा, 3% गिरा, लेकिन वो कंट्रोल करने में कामयाब रहे जो उन्होंने हवा बनाई। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले तेलंगाना चुनाव में दिख रही है। दोबारा अंक गणित की ओर जाते हैं। 2018 में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय जो अब बीआरएस हो गई है, भारत राष्ट्र समिति, वो उस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, केसीआर की पार्टी। वो आप ये समझिए कि 47% वोट शेयर पर थे, 47% उनका वोट शेयर था। बम्पर उनको सीटें मिली, उनकी सरकार बन गई। कांग्रेस जो है वो 28% वोट शेयर पर सिमट करके रह गई, बीजेपी के 7% वोट शेयर था। तो ये माना जा रहा था कि बहुत ही छोटे प्लेयर, कुछ नहीं। लेकिन ठीक 1 साल बाद, ये 2018 के आंकड़े हैं और मैं और बाकी लोग के जो वोट शेयर हैं वो छोड़ दीजिए, सिर्फ बीजेपी के वोट शेयर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो 2018 में बीजेपी तेलंगाना में 7% पे थी, 7%। 2019 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो टीआरएस आ गई 41% पे, 6% डाउन। कांग्रेस 1% से बढ़ी, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ, 29% हो गए।
बीजेपी 7% वोट शेयर से बढ़कर 19.5% वोट शेयर हो गया, यानी कि 12.5% का इजाफा एक साल के अंदर अंदर, एक साल के कम ही अंतराल में। फिर क्या था, बीजेपी को उम्मीद दिखने लगी। उसके ठीक एक साल बाद 2020 में जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक ली। हम लोग ये सोच रहे थे यहां दिल्ली में बैठे हुए, म्युनिसिपैलिटी के लिए इतना जोर कि अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंपेन कर रहे हैं, एक म्युनिसिपैलिटी जीतने के लिए इतना क्यों हाथ पांव। लेकिन बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है, तो उनको ये लगा कि यहां पर अगर आप वर्चस्व कायम कर सकेंगे तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेस बने और उसके बाद आप उसको आगे ले जाएं। तो 2020 का जो जीएचएमसी चुनाव हुआ उसमें वोट शेयर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी अंक गणित बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे। टीआरएस 35.8%, कांग्रेस 6.6%, एमआईएम 18.7% और बीजेपी 35.5%। यानी कि जो पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% पर थी, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 19.5% पर पहुंची, वो एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में 35% प्लस वोट शेयर पा रही है। और यहीं से वो कॉन्फिडेंस बीजेपी का जग रहा है कि जब हम इतना ला सकते हैं तो हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं पूरे स्टेट लेवल पर। तो एक मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी ने ये तय किया कि हम कई सारी मीटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब देखिए बीजेपी के लिए क्यों तेलंगाना एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह भी बन सकता है। वो इसलिए बन सकता है क्योंकि ये गढ़ है एमआईएम का, असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी जी बात बोलेंगे मुसलमानों के हित की, और उसका दायरा भले ही हैदराबाद, सिकंदराबाद या कुछ इन सब जगहों तक सीमित रहे, लेकिन बीजेपी उसका प्रचार और प्रसार करेगी पूरे राज्य में। तो क्या बीजेपी की रणनीति यह हो सकती है कि हम काउंटर पोलराइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि लड़ाई टीआरएस से है, लेकिन जब निशाना साधेंगे तो हम अपने विकास के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, और वो मौका हमें ओवैसी देगा और अपने गढ़ में देगा तेलंगाना में, और उसके चलते हम अपना वोट शेयर बढ़ाते चले जाएंगे। क्या ये एक रणनीति हो सकती है? और अगर ये रणनीति है, क्योंकि आप वोट परसेंट देखिए लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है, तो अगर ये रणनीति हो सकती है बीजेपी की, और ये जिस तरीके से रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर ये ग्रोथ लगातार तैयार रहता है, तो क्या बीआरएस के केसीआर इतने मजबूत नेता हैं कि वो अपना गढ़ न केवल बचा पाएं और बढ़ा पाएं, जैसे ममता बनर्जी ने बढ़ाया। 2019 में 43% वोट शेयर था, लेकिन 2021 का वो जो खेला होबे मुकाबला था उसमें उन्होंने वोट शेयर बढ़ा करके 48% कर लिया। तो क्या केसीआर ये कर सकते हैं? क्योंकि 2019 में उनका वोट शेयर 41% था, क्या वो बढ़ा के इसको 48 तक ले जाएंगे? अगर नहीं होता है तो ऐसे में क्या कोई महागठबंधन बन सकता है तेलंगाना में? अब यहां फंसता है पेंच, क्योंकि टीआरएस की पूरी राजनीति इस चीज पर टिकी है कि हमें ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना तो बीजेपी से लेना देना है, और उन्होंने तो नाम भी बदल दिया, बीआरएस रख लिया है। फिर आंकड़े में जाइए, 2019 में अगर आप देखिए कि टीआरएस के 41% और कांग्रेस भले ही सीटें ना निकाल पाई हो, लेकिन वोट शेयर 29% है। तो इस बार कांग्रेस क्या मजबूती से अपना 29% खींच पाएगी? और अगर नहीं खींच पाती है तो इसका फायदा क्या बीजेपी को होगा या इसका फायदा बीआरएस को होगा, यानी कि केसीआर की पार्टी को होगा? और अगर कांग्रेस मजबूती से अपना वोट शेयर बना के रखती है, ऐसे में अगर केसीआर और कांग्रेस के नेता एक साथ आ जाते हैं तो वो कंबाइंड वोट शेयर क्या बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हो सकती है? अब ये सब कुछ ऐसी अटकलें हैं जो कि राजनीति के खेल हैं प्यारे, बाद में जब होगा जैसा होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा कोई गठबंधन होते हुए दिख नहीं रहा है। तो ये जो अंक गणित है ये बीजेपी को तो कॉन्फिडेंस दे रही है, लेकिन क्या ये अंक गणित केसीआर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि केसीआर तो चले दिल्ली, केसीआर तो अपनी पार्टी टीआरएस से बदल के बीआरएस कर लिए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि राष्ट्र में हम कुछ छाप बनाएं, लेकिन राष्ट्र में आप छाप तब बनाएंगे ना जब आपके घर में सेंध ना लग जाए। जैसे ममता बनर्जी आज की डेट में और
किसी और राज्यों में जा रही हैं, इसी दम पर जा रही हैं ना कि उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया। क्या केसीआर वोट शेयर बढ़ा पाएंगे, या बीजेपी जिस उम्मीद पर टिकाई हुए है अपना भविष्य, वो उसमें कारगर सिद्ध होगी? थोड़ी सी अंकगणित हमने आपको बता दी। थोड़ा अब आप सोचिए कि विपक्षी एकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस तेलंगाना के मुकाबले में अपना भूमिका क्या मानेगी या क्या निभाएगी। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।